Hello everyone. So as we all know that we are covering chapter number 23 of M. Lakshmikant, that is the Parliament. Until now uh, we have made 5 video on these chapters, and this is the sixth one. And I am hoping that the entire chapter will got completed in this video only. So let's start. So till now we have covered how we will pass an ordinary bill and what will be the provision of joint sitting in case of deadlock. Okay, now we are going to deal with budget in parliament. Okay, तो बजट की अगर हम पहले बात करें तो बजट जो नेम है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है. हमारे यहाँ मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट. बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है कि भैया हम कितना कमाएंगे, ठीक है, और कितना खर्च हुआ है हमारा, ठीक है, कि मतलब हमारा कुल मिला के कमाई और खर्च का एक विवरण है, ठीक है, किसी फाइनेंशियल ईयर का, उसे ही हम बजट बोलते हैं. ठीक, तो स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए फाइनेंशियल ईयर नोन एज बजट. ओके, अगर हम बजट की बात करें ना, तो हमारे यहाँ बजट बेसिकली 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर जो हम काउंट करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ बजट, तो बेसिकली ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक काउंट होता है. ओके, इन एडिशन टू द एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड, देखो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर तो होता ही है, ठीक है, बजट के अंदर कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं. कौन कौन से? कि जो रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट है. देखो अगर रिसिप्ट की बात करें ना, तो इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. ओके, उसके बाद तो एस्टिमेट रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट का भी एलिमेंट इसमें होता है. वेस एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू. ठीक है, वेस एंड मीन्स मतलब एक लोन का एक वे है, ठीक है, जिसके थ्रू हम रेवेन्यू को रेज करते हैं. उसके बाद एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि हमारा खर्च कितना होगा, एक एस्टिमेट्स उसका लगाना. डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, जैसे जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक, उसका जो रिसिप्ट क्या मतलब कितना हमने कमाया और कितना हमने खर्च किया, उसका भी कहीं ना कहीं डिटेल होता है इसमें. एंड द रीजन फॉर एनी डिफिसिट और सरप्लस इन दैट ईयर, मतलब अगर हमारे यहाँ बजट का कुछ सरप्लस हो गया है या कुछ डिफिसिट हो गया है, तो उसका भी रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा बजट में. ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर्स, कौन कौन सी हमारी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पॉलिसी होंगी ऑफ कमिंग ईयर्स, मतलब जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है. जैसे कि टैक्सेशंस के क्या प्रोविजंस होंगे, ठीक है, रेवेन्यू स्पेंडिंग प्रोग्राम्स क्या होंगे, ठीक है, न्यू स्कीम्स या प्रोजेक्ट अगर कुछ इंट्रोड्यूस करना हो तो वो भी कहीं ना कहीं इस बजट में मेंशन होता है. ठीक, अब देखो मर्जर ऑफ रेलवे बजट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एकवर्थ कमेटी थी ना 1921 में, क्या हुआ, ठीक है, इसमें एकवर्थ कमेटी के एक रिपोर्ट के बाद जो रेलवे बजट था उसे जनरल बजट से अलग कर दिया गया. अब देखो रीजन क्या था, क्यों 1924 में, ठीक है, एकवर्थ कमेटी 1921 के रिकमेंडेशन पे रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया था. देखो बात ये है ना कि उस टाइम रेलवे बजट अपने आप में बहुत बड़ा था, ठीक है, बजट का एक लार्ज चंक ये रेलवे बजट में होता था. ओके, इसलिए कहीं ना कहीं एक आसानी से डील करने के लिए इस बजट को इसे अलग कर दिया गया था. ठीक है, कि रेलवे बजट चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए हम इसे अलग से डील करेंगे. दैट्स व्हाई 1924 रेलवे बजट इज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट. ओके, फिर 2017 तक यही प्रोसेस था, मतलब जो रेलवे बजट अलग था और ये जनरल बजट अलग होता था. ठीक, उसके बाद 2017 देखो टिल 2017 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ 2 बजट. ठीक है, वही 2017 तक 2 बजट थे, रेलवे बजट एंड जनरल बजट. ठीक, तो रेलवे बजट में बेसिकली एस्टिमेट उसका रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर से डील करता था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर. ठीक है, लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ कि हमने इसे मर्ज कर दिया. अब रीजन क्या था मर्ज का, जो उसको सेपरेट करने का था, उसी का अपोजिट कि अब जो रेलवे बजट है ना वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा, टोटल बजट का इतना बड़ा हिस्सा नहीं रहा. ठीक है, और भी दूसरे एरियाज आ गए. ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक लार्ज चंक जो है बजट का वो
होल्ड करते थे। तो रेलवे बजट एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह गया कि बहुत बड़ा हिस्सा हो, इसी वजह से हमने सोचा कि टोटल अब दोनों को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ, जो ये सेपरेट किया गया था इसका कुछ रीजन दिया गया है। इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस। ओके, पहला रीजन ये था सेपरेट करने का 1924 में। बिजनेस अप्रोच को कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यू। देखो, रेलवे रेवेन्यू से एक कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन था ना वो जनरल बजट में भी दिया जाता था। ठीक, तो एक फिक्स्ड इनकम रेलवे बजट से जनरल बजट में आए। ठीक है, जनरल रेवेन्यू की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी सेपरेट किया गया था। ठीक है, टू इनेबल द रेलवे टू कीप देयर प्रॉफिट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। ठीक है, कि अगर रेलवे बजट अलग रहेगा तो वो अपना अलग से प्रॉफिट रखेगा और वो अपने प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस एक्सपेंशन में, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर पाएगा आफ्टर पेइंग फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन टू जनरल रेवेन्यू। फिर 2017 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया जनरल बजट में रेलवे बजट को। ठीक, अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इस बजट से डील करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन विथ रिगार्ड टू इनेक्टमेंट ऑफ बजट। ठीक है, बजट के इनेक्टमेंट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल कास्ट टू लेट डाउन। देखो, प्रेसिडेंट क्या करेगा, हर एक फाइनेंशियल में जो दोनों हाउसेस के सामने ना एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट जो है उसको रखेगा। ठीक, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर रखेगा, लेकिन प्रेसिडेंट इसको अलाउ करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट टू एवरी फाइनेंशियल कास्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। ठीक है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना ध्यान रखना है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है आर्टिकल 112 में कि प्रेसिडेंट क्या है कि ये परमिट करेगा कि भैया आप जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हर एक फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट में रखो। ठीक है, नो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। देखो, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स क्या मतलब है कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्री ना अपना अपना वो देती है कि हाँ भैया मुझे इतने बजट की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी को डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है ना, उसे बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 113 डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, आर्टिकल 113 नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। अप्रोप्रिएशन एक्ट जब आएगा, पास होगा ना, उसके बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी जो होगा उसका विड्रॉन होगा अंडर आर्टिकल 114। नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्सेस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट देखो, no money bill imposing tax shall be introduced in parliament except on the recommendation of president and such bill shall not be introduced in राज्यसभा। अब देखो, हम कुछ टैक्सेस भी इम्पोज करते हैं। ठीक है, फाइनेंस एक्ट उसके लिए यूज होता है जिससे हम टैक्सेस वगैरह इम्पोज करते हैं। ठीक, अप्रोप्रिएशन के पैसे जो हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने हैं, फाइनेंस एक्ट बेसिकली इससे टैक्सेस से डील करता है। ठीक है, तो ये जो बिल है ना टैक्सेस इम्पोज करने के लिए बिना प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 117 नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स ना तो लगाया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा बिना किसी लॉ के, जैसे फाइनेंस एक्ट ना, तो लॉ के थ्रू जो लेवीड या कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 265 से डील होता है ये। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज। देखो, पार्लियामेंट चाहे तो जो टैक्स है ना उसको कम कर सकती है। ठीक, उसे एबॉलिश कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, बट टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकती। आर्टिकल 117 द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आल्सो डिफाइंड द रिलेटिव रूल्स और पोजीशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू द इनेक्टमेंट ऑफ बजट इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने ना दोनों हाउसेस के रूल क्या होंगे इनेक्टमेंट में बजट के। ठीक है, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ए मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद द टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस। देखो, जो मनी बिल है ना, हमने ऊपर भी देखा है, या फाइनेंशियल बिल हो गया। ठीक, हमने देखा था फाइनेंस बिल 1। ठीक है, तो मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद द टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ठीक है, मनी बिल या फाइनेंस बिल टाइप 1 हमने देखा था, उसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता।
ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आर्टिकल 109, ठीक है। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट, जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है ना, उस पर राज्यसभा के पास वोट करने का कोई पावर नहीं है। ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज किसका है? ओनली लोकसभा, आर्टिकल 113, ठीक है। राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल और फाइनेंस बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज। राज्यसभा को हमने देखा है ऊपर कि मनी बिल या फाइनेंस बिल को 6 मंथ तक नहीं होल्ड रख सकता, विद इन 14 डेज इसको या तो कोई अमेंडमेंट प्रपोज करता है उसके साथ, या एज इट इज जो है इसको रिटर्न करना पड़ेगा लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा अगर चाहे तो अमेंडमेंट जो प्रपोज किया है राज्यसभा ने उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे, मनी बिल या फाइनेंस बिल पास ही समझा जाएगा। आर्टिकल 109 के अंदर ये भी आता है, ठीक है। द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि दोनों हाउस की पोजीशन क्या होगी ऑन इनेक्टमेंट ऑफ बजट, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कहीं ना कहीं बजट से डील करता है। द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर इम्बॉडीड इन द बजट सेल सो सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो, जो पैसे निकाले जाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होते हैं मेड एक्सपेंडिचर। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उनमें जो पार्लियामेंट है एनुअली उस पर वोट नहीं कर सकती, मतलब वोट करके इसको घटा बढ़ा नहीं सकती है। जबकि मेड एक्सपेंडिचर है उसमें वो उस पर जो है हर साल पार्लियामेंट वोट कर सकती है कि भैया इसकी सैलरी को बढ़ाना है, घटाना है। अब देखो, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ऑफिसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन की हैं जिसके इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है। तो इन सबका इंडिपेंडेंटली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके जो मेंबर्स हैं ना, उनको सैलरी जो दी जाती है वो चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर ही दी जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर वो कोई इम्पार्शियल रूप से कोई जजमेंट मान लो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुनाती है, तो ऐसा ना हो कि अगली बार पार्लियामेंट बैठे और उनकी सैलरी कम कर दे कि आपने हमारे फेवर में जजमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो वही चार्ज एक्सपेंडिचर है। तो हमें आई होप दैट यू विल बिकम अवेयर विथ व्हाट इज नोन एज चार्ज एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज मेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आता है द बजट सेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा और अदर एक्सपेंडिचर क्या होंगे, उसके बीच में डिफरेंस भी करता है आर्टिकल 112, ठीक। द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। वही हमने बात की कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज होंगे कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया पे, वो पार्लियामेंट के उस पर पार्लियामेंट एनुअली वोट नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि डिस्कस कर सकता है बट एनुअली वोट नहीं किया जा सकता। द लोकसभा कैन अप्रूव और रिफ्यूज एनी डिमांड्स और रिड्यूस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द डिमांड्स बट कैन नॉट इंक्रीज। देखो, लोकसभा क्या कर सकता है, वो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो मेड हुए ना, उसे रिफ्यूज़ कर सकता है, अप्रूव कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है, जो अमाउंट डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में मेंशन है, ठीक है। बट उसे बढ़ा नहीं सकता, आर्टिकल 113। No such amendment can proposed to the appropriation bill in either house of the parliament that will have the effect of varying the amount of altering the destination of any grant voted or varying the amount of any expenditure charged on the constituted fund of India। देखो, no such amendment can be proposed। देखो, अप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है, अप्रोप्रिएशन बिल के बाद ही मनी निकाली जाती है कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट प्रपोज नहीं किया जा सकता अप्रोप्रिएशन बिल में किसी भी हाउसेस में जो कहीं ना कहीं जो अमाउंट, ठीक है, जैसे अब डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, ठीक है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के हिसाब से जितना मांगा जाता है उसी हिसाब से पार्लियामेंट डिसाइड करती है, उसी हिसाब से मनी देती है, ठीक है। तो दोनों हाउस पे इस पे वोट नहीं हो सकता है, जो कहीं ना कहीं जो डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग के बाद जो पैसे अलॉट हुए हैं उसको बदल सके, ठीक है। तो एक बार वोट हो गया तो हो गया, ठीक है। या फिर जो डिमांड फॉर ग्रांट एक बार इस पर वोट हो गया, या फिर जो चार्ज एक्सपेंडिचर है ना उस पर दोबारा जो है, ठीक, कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं किया जा सकता दोनों हाउसेस में कि भैया जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उस पर उसको हम अल्टर करेंगे, ठीक है, उसको हम चेंज कर देंगे उसके अमाउंट को, तो ये नहीं हो सकता आर्टिकल 114 के अंदर, ठीक। अब लोकसभा की बात करें, लोकसभा कैन मेक एनी ग्रांट इन एडवांस, ठीक है। लोकसभा कोई ग्रांट एडवांस में दे सकता है, जैसे वोट ऑन अकाउंट की बात करते हैं हम, ठीक।
इन रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जनरली इलेक्शन ईयर में ऐसा होता था कि वोट ऑन अकाउंट दिया जाता था, ठीक है। इंतरिम बजट जो होता था वो इलेक्शन ईयर में होता था, ठीक है। लेकिन वोट ऑन अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि अगर बजट क्या है कि जो अलॉट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, जितने पैसे अलॉट थे, ठीक। लेकिन अभी जो बजट पास करना है, मान लो 2 महीने बचे हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने में, तो इस 2 महीने के जो बजट है ना उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए वोट ऑन अकाउंट पास होगा, ठीक है। इसके हिसाब से जो 2 महीने का खर्चा होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 116, लोकसभा कैन मेक ग्रांट्स इन एडवांस वोट ऑन अकाउंट इन रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ वोटिंग ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट एंड इनेक्टमेंट ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। अगर जो डिमांड्स फॉर ग्रांट है ना उसमें वोटिंग या फिर अप्रोप्रिएशन बिल इनेक्ट नहीं हुआ है तो उससे पहले वोट एंड अकाउंट के थ्रू पैसे निकाले जा सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब चार्ज एक्सपेंडिचर अभी हमने बात कर ली है। तो एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। पहला तो है चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा है मेड एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन वोटेबल होते हैं, ठीक है, ये केवल डिस्कस हो सकते हैं पार्लियामेंट में, ठीक। लेकिन जो मेड एक्सपेंडिचर है वो एनुअल वोट उस पर हो सकते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करें, हमने अभी देखा था कि जो बहुत ही इम्पार्शियल पोस्ट हैं उनको ये चार्ज एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सैलरी एक्सेट्रा मिलता है, जैसे कि एमेलूमेंट एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हियर ऑफिस। देखो प्रेसिडेंट की ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पार्शियल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, जो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, मेनली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको भी चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर रखा जाता है ताकि इम्पार्शियल रहे, ठीक है। उसके बाद जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ठीक, ये दोनों भी हो गए चार्ज एक्सपेंडिचर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी चार्ज एक्सपेंडिचर, भाई वो भी कहीं ना कहीं जो पब्लिक पर्स का एक रखवाला है, ठीक है, तो उसको भी इम्पार्शियल रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसको भी चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर रखा जाता है। सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमने बात कर ली है, ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस जो कंट्रोलर जनरल की ऑफिस है उसके भी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनके एम्प्लॉय को सैलरी अलाउंस एंड पेंशन की बात करें जो इस ऑफिस में सर्व कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ मेंबर्स एंड चेयरमैन, ठीक है, जो और भी मेंबर इस ऑफिस में सर्व कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर ही सैलरी मिलती है। द डेप्ट चार्ज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लोन लिया है, ठीक है, तो उस लोन को चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि भाई लोन तो आपको देना ही पड़ेगा ना भाई, उसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं कि हम लोन ही नहीं देंगे, ठीक। इंटरेस्ट जैसे उस जो डेप्ट है उस पर पे करना हुआ, सिंकिंग फंड्स चार्ज एंड रिडम्पशन चार्ज एंड अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो लोन बेसिकली जो लोन से रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे, क्योंकि लोन में देना ही देना होगा लोन को, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री आर अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट आर आर्बिटर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, ठीक। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दे और भी वो सारे, ठीक। अब बजट के इनेक्टमेंट की बात करें तो बेसिकली बजट जो होता है ना 6 स्टेजेस में पास होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्टेज होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना वो प्रेजेंट करता है बजट को। उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद स्क्रूटनी होती है बाय डिपार्टमेंटल कमेटी, मतलब उसको अच्छे से देखा जाता है सारी चीज़ों को, ठीक। उसके बाद वोट होता है ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जो मिनिस्ट्रीज ने पैसे मांगे हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है जिससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद फाइनेंस बिल टैक्सेस एक्सेट्रा इम्पोज करने की बात करता है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की बात करते हैं, ठीक। केवल लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट वर्किंग डेज फरवरी के, ठीक है। 2017 तक की बात करें, द प्रेजेंटेशन बजट हैज़ बीन एडवांस टू 1 फरवरी। देखो 2017 के बाद की बात करें ना, तो देखो पहले तो जो फरवरी का लास्ट वर्किंग डे होता था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पार्लियामेंट में रखता था, लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ कि 1 फरवरी से रखा जाने लगा, ठीक है। द बजट कैन आल्सो प्रेजेंटेड to the house in 2 or more parts, and when such presentations take place each part shall be dealt with as if it were the budget, ठीक है। अब देखो बजट को अगर चाहे तो हाउस में 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक।
और दो हर एक पार्ट को एक बजट की तरह ही डील किया जाएगा। फर्दर देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑफ द बजट ऑन द डे इन विच इट प्रेजेंटेड टू द हाउस। जिस दिन जो बजट है ना, जिस दिन प्रेजेंट किया जाएगा उस दिन उस बजट पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट विद स्पीच नोन एज बजट स्पीच। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत पॉपुलरली है अपने पार्लियामेंट में कि बजट स्पीच सब लोग सुनते हैं बड़े ध्यान से, ठीक है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो बजट स्पीच सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। उसके बाद बजट स्पीच एंड होने के बाद क्या होता है कि राज्यसभा में बजट रखा जाता है, ठीक। तो देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट विद स्पीच नोन एज बजट स्पीच, ठीक है। एट द एंड ऑफ द स्पीच इन द लोकसभा द बजट इज लीड बिफोर द राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में रखा जाता है जो केवल डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और जो राज्यसभा है उसके पास वोट ऑन ग्रांट्स पे कहीं ना कहीं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग करने की पावर नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बजट डॉक्यूमेंट की बात करें तो बजट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें बजट डॉक्यूमेंट्स में होती हैं। तो सबसे पहला बजट स्पीच जो फाइनेंस मिनिस्टर देता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, टोटल बजट जो होता है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल, स्टेटमेंट मैंडेट अंडर FRBM एक्ट, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स मतलब बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, तो वो भी रखा जाता है इसी के अंदर। उसके बाद देखो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे चीज़ें हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उस पर भी, ठीक। फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन द फाइनेंस बिल, बजट एट ए ग्लांस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आउटकम ऑफ बजट, ठीक है, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, कि जितना लॉट किया कितना हम उससे मतलब हमको फ़ायदा होगा, की फीचर ऑफ द बजट, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रीवियस बजट अनाउंसमेंट की बजट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती हैं, ठीक। अर्लियर द इकोनॉमिक सर्वे आल्सो यूज टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद बजट। शुरुआत में क्या होता था कि जो इकोनॉमिक सर्वे था वो भी पार्लियामेंट में रखा जाता था विथ बजट, लेकिन अब क्या है कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे है जनरली बजट से एक दिन पहले रखा जाता है। अब इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक सर्वे जो है नाउ इट इज प्रेजेंट वन डे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जो ये रिपोर्ट है ना इकोनॉमिक सर्वे वाली, फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करता है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं नेशनल इकोनॉमी का स्टेटस क्या है उसे दिखाता है। अब बात करते हैं जनरल डिस्कशन की, ठीक है। हमने देख लिया कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगा, सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आके स्पीच देगा, बजट स्पीच जिसे बोलेंगे, उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा। द जनरल डिस्कशन ऑन बजट बिगिन फ्यू डेज आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। जब बजट प्रेजेंट हो जाएगा, हमने देखा कि उसी दिन डिस्कशन नहीं होगा, कुछ दिन बाद उसके इस बजट पर डिस्कशन होगा दोनों हाउसेस में, ठीक है, और जनरली 3 से 4 दिन तक इस पर डिस्कशन होता है। During this stage, Lok Sabha can discuss the budget as a whole or any question of principle involved therein, but no cut motion can be moved or nor can be budget be submitted to the vote of the house, ठीक है। अब देखो इस टाइम क्या होता है, पूरे बजट को, ठीक है, डिस्कस किया जाता है या फिर कोई क्वेश्चन अगर उससे इन्वॉल्व हो बजट को लेके तो उस पर भी डिस्कशन किया जाता है, लेकिन इस टाइम कोई कट मोशन नहीं मूव किया जा सकता। कट मोशन बेसिकली जो बजट में डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर पैसे रेज करने की बात की गई है उसमें कहीं ना कहीं कट कर देना कि भैया ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं इसमें थोड़ा कट करो, ठीक है, ये जो स्कीम है इतना पैसे डिमांड नहीं करती, ठीक है। ना ही बजट पे वोट हो सकता है उस टाइम, किस टाइम, जनरल डिस्कशन के टाइम, ठीक है। अब जब डिस्कशन एंड हो जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये राइट है कि वो रिप्लाई करे डिस्कशन के बाद, ठीक है। स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी, अब देखो 3 से 4 दिन तक डिस्कशन हो गया, अब क्या होगा, हाउस एडजर्न हो जाएगा कुछ वीक के लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि इस छुट्टी के दौरान जो 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ना पार्लियामेंट की, वो एग्जामिन करेंगे एक क्लॉज बाय क्लॉज एक अच्छे से पूरे बजट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो डिमांड्स एंड ग्रांट रेज की गई हैं बजट के अंदर उन सब चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और उस पर एक रिपोर्ट बनाएंगे।
उसके बाद इस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने रखा जाएगा। द स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम स्टेब्लिश इन, देखो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी 1993 में स्टेब्लिश हुई, ठीक है। 2004 में एक्सपेंड कर दी गई, शुरुआत में कम थी लेकिन बाद में बढ़ा के इसे 24 कर दिया गया था, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल है मिनिस्ट्रीज के ऊपर, उसको और स्ट्रांग करे, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक। अब देखो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ने अच्छे से स्क्रूटनी कर ली, रिपोर्ट तैयार कर दी, उसके बाद रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट कर दी। अब होगा वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है। देखो जो रिपोर्ट तैयार की गई है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को के द्वारा, अब क्या होगा कि लोकसभा उस पर वोट करेगा। जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, उसके अंदर डिमांड्स फॉर ग्रांट मतलब कितना पैसे मांगे गए हैं, ठीक है, हर एक मिनिस्ट्री के द्वारा। द डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज, ठीक है। डिमांड्स जो है हर एक मिनिस्ट्री वाइज प्रेजेंट किया जाएगा। डिमांड्स कब ग्रांट माना जाएगा कि भाई डिमांड्स जो मांगी गई, जो डिमांड्स की गई थी वो दी जाती हैं, तो जब इस पे वोट हो जाएगा तब। 2 points should be noted in this context. 1, the voting of demands for grant is the exclusive privilege of Lok Sabha. देखो जो वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की बात होती है ना, केवल लोकसभा में ही वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होती है, राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा हैज़ नो पावर ऑफ वोटिंग द डिमांड्स। दूसरी बात ये है कि जो वोटिंग होगी ना, केवल वोटेबल पार्ट्स पे ही लिमिट होगी, मतलब जो वोटिंग होगी केवल वोटेबल पार्ट्स पे ही वोटिंग होगी। जैसे कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, उस पर वोटिंग नहीं होगी, केवल वोटेबल पार्ट पे वोटिंग होगी। ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली बाय द लोकसभा, हर एक डिमांड्स पे सेपरेटली लोकसभा वोट करेगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन डिस्कस द डिटेल ऑफ द बजट। इस स्टेज में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो बजट की डिटेल्स को कहीं ना कहीं डिस्कस कर सकते हैं। दे कैन आल्सो मूव मोशन, ये मोशन भी मूव कर सकते हैं कि जो डिमांड्स एंड ग्रांट के अंदर पैसे मांगे गए हैं उसको भाई कम किए जाएँ। इसे कहीं ना कहीं कट मोशन बोला जाता है, ठीक है। अब कट मोशन भी 3 तरह के होते हैं। पॉलिसी कट मोशन, ठीक है। पॉलिसी कट मोशन का मतलब है कि पूरी पॉलिसी को ही खत्म कर देना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है ना, उसको 1 रुपये कर दिया गया, मतलब पॉलिसी ही खत्म कर दिया कि भैया ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, इसको रुपये अलॉट ही नहीं होना चाहिए, इस पॉलिसी को खत्म करो। इट रिप्रेजेंट द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड्स। इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ डिमांड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू ₹1। द मेंबर कैन आल्सो एडवोकेट। अब देखो मेंबर जो है ना, वो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव पॉलिसी भी एडवोकेट कर सकते हैं कि भैया अल्टरनेटिव पॉलिसी ये होनी चाहिए, ठीक, बोल सकते हैं। उसके बाद इकॉनमी कट मोशन। इकॉनमी कट में मोशन में क्या होता है कि एक डिफरेंट अमाउंट में पैसे को रिड्यूस कर दिया जाता है कि भैया आप जो पैसे कर रहे हैं, पॉलिसी को ही पूरा खत्म नहीं कर देंगे, कि आप जो किसी पॉलिसी को पैसे अलॉट कर रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। इट रिप्रेजेंट द इकॉनमी दैट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज एक्सपेंडिचर। इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड्स बी रिड्यूस बाई स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, कि जो डिमांड्स की गई है मनी, उसको कहीं ना कहीं एक निश्चित अमाउंट तक कम कर दिया जाए, ठीक है। वो तो, या फिर लमसम मतलब बहुत ज़्यादा रुपए लमसम अमाउंट कट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर थोड़ा मतलब जिस हिसाब से चाहेंगे, जो ज़रूरी होगा उतना पैसे कट किया जा सकता है, बस। अब टोकन कट मोशन की बात करें, मतलब ये कहीं ना कहीं एक हिंट होता है कि भैया ठीक नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। ये पूरी तरीके से, जैसे इकोनॉमिक कट में क्या होता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी एक चंक ऑफ जो डिमांड्स ग्रांट की होती हैं उसमें से पैसे कटते हैं, ठीक है। पॉलिसी कट में पूरी पॉलिसी खत्म हो जाती है। टोकन कट मोशन में, ठीक है, कि कुछ स्पेसिफिक ग्रीवांस को अपने शो करने के लिए, ठीक है, उसको शो करने के लिए थोड़े से पैसे कट किए जाते हैं। जैसे 100 रुपये तक कट कर देंगे, तो भाई 100 रुपये का करोड़ों के बजट डिमांड्स में अगर 100 रुपये कट कर दिए तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस होता है ना, वो शो करने का मौका मिल जाता है, तो ये बात है। एक कट मोशन टू बी एडमिसिबल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। देखो कट मोशन तभी एडमिसिबल होगा जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जैसे एक ही डिमांड्स से रिलेटेड होना चाहिए एट अ टाइम, ठीक। इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस एंड शुड नॉट बी कंटेन आर्गुमेंट डिफामेटरी स्टेटमेंट। आपको क्लियरली एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि क्यों भैया, अगर कट मोशन है तो क्यों,
पॉलिसी कट मोशन है तो क्यों, इकोनॉमिक कट मोशन है तो क्यों, टोकन कट मोशन है तो क्यों, ठीक है। और ये कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट इसमें नहीं होना चाहिए कि आप झगड़ा लड़ाई इसी में कर रहे हो, ठीक है, डिफेम कर रहे हो कि ये तो गलत कर रही है वो, ठीक है। इट शुड बी कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर, किसी एक स्पेसिफिक मैटर पे ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसको रिपील करो या अमेंड करो, ठीक, ठीक है। उस मैटर पे ये बात नहीं करेगा जो प्राइमरी कंसर्न यूनियन गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये डील नहीं करेगा। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिमेन अनटच्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। नॉट रिलेट टू मैटर दैट इज अंडर, देखो किसी कोर्ट की अगर एडजुडिकेशन में कोई मैटर आता है उस पर ये कट मोशन नहीं किया जाएगा। नॉट रेज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, किसी मेंबर्स के जो प्रिविलेज है ना उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा अंडर कट मोशन। द सिग्निफिकेंस ऑफ कट मोशन लाइज इन, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, फैसिलिटेटिंग द इनिशिएशन ऑफ कंसंट्रेटेड डिस्कशन ऑन ए स्पेसिफिक डिमांड्स फॉर ग्रांट। कहीं ना कहीं किसी एक स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट्स पे ना वो डिस्कशन को फोकस करता है, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पे डिस्कशन को फोकस करने में ये काफ़ी हेल्प करता है जो कट मोशन होता है, ठीक है। कि अभी हमने ऊपर देखा कि किसी स्पेसिफिक मैटर पे को ही आप रेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को ही, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी से आप अगर नाराज हैं तो उस पर कट मोशन पास कीजिए, तो वो जो डिस्कशन होगा आपका उसी पॉलिसी पे कंसंट्रेट रहेगा, यही कहने का मतलब है यहाँ पे। उसके बाद अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय प्रोबिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मेंबर चाहें तो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री को उसका आंसर देना पड़ेगा, और मेंबर चाहें तो वोटिंग के थ्रू पैसे भी कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। हालांकि जो कट मोशन है ना उसका इन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, ये केवल अगर देखो मान लो गवर्नमेंट जो है ना वो मेजोरिटी इंजॉय कर रही है तो इसका मतलब ही कुछ नहीं हुआ भाई, पास ही नहीं हो पाएगा, ठीक। तो क्या होगा, मूव किया जाएगा, उस मैटर पे डिस्कशन होगा, ठीक है, लेकिन पास ही नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो मेजोरिटी है भाई। देयर पासेज बाय द लोकसभा अमाउंट टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मिलिट्री रेजिग्नेशन। अगर ये पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं शो करता है ना कि गवर्नमेंट तो मेजोरिटी होल्ड ही नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए उसके रेजिग्नेशन का रीजन भी ये बन सकता है। On the last day allotted for the discussion and voting on the demands for grant, the speaker put all the remaining demands to vote and dispose them whether they have been discussed by the member or not। देखो जो लास्ट डे होगा ना डिस्कशन का ऑन वोटिंग ऑन डिमांड्स, जो लास्ट डे जो डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का होगा उस दिन स्पीकर क्या करेगा कि भैया जितने डिमांड्स फॉर ग्रांट डिस्कस हो गए, वोट हो गए, ठीक है, और जितने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अभी तक डिस्कस हो गए, ठीक है, जो बाकी बच गए हैं उनको उसी के साथ क्लब करके कहीं ना कहीं वोटिंग के लिए रख दिया जाएगा, ठीक है। इसे ही तो हम गुलोटिन हमने ऊपर पढ़ा था मोशन गुलोटिन के अंदर, ठीक है, कि भाई जो डिस्कस करना था हो गया, जो बच गया सब उसी के साथ मिला के उसको भी पास कर दो, ठीक। अब होता है अप्रोप्रिएशन बिल, फिफ्थ स्टेज पे। अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर क्या होता है कि अप्रोप्रिएशन बिल जब पास होगा ना तभी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे पैसे निकाले जा सकेंगे। बिना अप्रोप्रिएशन बिल के पास हुए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाले जा सकते। अकॉर्डिंगली आफ्टर द डिमांड्स फॉर ग्रांट आर वोटेड एंड ऑन एंड पास्ड बाय द लोकसभा एंड अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होगा ताकि वो अप्रोप्रिएशन को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट, ठीक, द डिमांड्स वोटेड बाय द लोकसभा, ठीक है, जिस डिमांड पे ग्रांट वोटेड बाय द लोकसभा, ठीक है, जिस ग्रांट पे वोट हो गया है लोकसभा के द्वारा। देखो अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द अप्रोप्रिएशन, ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएशन बिल का एम क्या है कि भाई आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे अप्रोप्रिएट होते हैं, वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक, उस मनी को जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो मनी अलॉट की गई है डिमांड्स ऑफ ग्रांट पे वोटिंग के थ्रू, ठीक है। अब डिमांड्स ऑफ ग्रांट के अंदर क्या होता है, मनी तो मांगा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो अगर उस पर वोट हो गया हो तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल एक्ट को पास करके वहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं उस डिमांड के लिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखो कुछ हमने बात किया था ना कि बजट का कुछ पार्ट होता है जो वोट नहीं किया जा सकता, जैसे एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस वहाँ से भी पैसे कब निकाले जाएंगे, जब अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा तभी निकाले जा सकते हैं। No such amendment can be proposed to the appropriation bill neither of the parliament that will have effect the bearing on altering the destination। देखो
डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग के थ्रू भाई एक निश्चित अमाउंट जो है फिक्स कर दिया कि इतने इस मिनिस्ट्री के लिए इतने रुपए हैं, ठीक है। अब अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। अब अप्रोप्रिएशन बिल में ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसमें अमेंडमेंट करके जो पैसे अलॉट हुए हैं ना डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के थ्रू उसको घटाया बढ़ाया जा सके, ठीक है। या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसे निकालने हैं उसको घटाया बढ़ाया जा सके, उस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि भाई वो तो फिक्स है जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन अप्रोप्रिएशन जो अप्रोप्रिएशन एक्ट है ना उसके थ्रू उस पर वोटिंग के थ्रू ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो डिमांड्स फॉर ग्रांट पे वोट हुआ है उसके थ्रू मनी अलॉट हुआ है उसमें फिर दोबारा चेंजेस किया जा सके, ठीक है। द अप्रोप्रिएशन बिल बिकम एन अप्रोप्रिएशन एक्ट आफ्टर इज प्रेजेंटेड। देखो जब प्रेसिडेंट इसको असेंट दे देगा ना तो ये एक्ट बन जाएगा, हमें पता है। दिस एक्ट अथोराइज द पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं ये वैलिडेट करता है कि हाँ भैया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसे निकाल सकते हो। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट। देखो इसका मतलब ये हुआ कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जब तक नहीं निकाले जा सकते जब तक कि कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएशन बिल इनैक्ट नहीं हो जाता। दिस टेक्स टाइम एंड यूजुअली गोज ऑन टिल द एंड ऑफ अप्रैल। देखो अप्रैल के एंड तक ये चला जाता है। बट द गवर्नमेंट नीड, लेकिन गवर्नमेंट को भाई पैसे कब से चाहिए? 31 मार्च के बाद ही चाहिए। लेकिन ये पास कब होता था? तो अप्रैल में अप्रैल के लास्ट अप्रैल में पास होता था, ठीक है। तो अब तब तक इस बीच में क्या करेंगे भाई, जो 1-2 महीने का जो डिले हो जाता था, ठीक। तो वोटिंग वोट वो इसे बोलते थे वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, कि टेम्परेरी पीरियड के लिए जब तक कि जो बजट है पास नहीं हो जाता है, ठीक है, अप्रोप्रिएशन एक्ट पास नहीं हो जाता है, तब तक की मनी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वोट ऑन अकाउंट के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। इट पास्ड आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज ओवर। इट इज जनरली ग्रांटेड फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। जनरली 2 मंथ्स के लिए ग्रांट किया जाता था वोट ऑन अकाउंट को, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू मनी को, ठीक है। कहीं ना कहीं 1/6 पोर्सन होता था टोटल बजट का। ऑफकोर्स 2 महीने के लिए तो भाई 1/6 पोर्सन ही निकालेंगे ना टोटल बजट का वोट ऑन अकाउंट के थ्रू, ठीक है। कब ये निकाला जाता था? तो जनरली जब जनरल डिस्कशन एंड हो जाता था ना तभी निकाल लिया जाता था पैसे, क्योंकि जनरल डिस्कशन ना एंड होते होते 31 मार्च तक हो जाता था, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन जो एक्ट पास होगा उसको भी 1-2 महीने लग जाते थे। तो वही 1-2 महीने के पीरियड के लिए जो वोट एन अकाउंट है उसके थ्रू पैसे निकाले जाते थे। इन एन इलेक्शन ईयर व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व और न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड द वोट ऑन अकाउंट्स में टेकन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ठीक है। अब मान लो कि इलेक्शन ईयर हुआ, ठीक। इलेक्शन ईयर में क्या हुआ कि जो लोकसभा पिछली वाली थी वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो नई लोकसभा जब तक कॉन्स्टिट्यूट होगी तो वो टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि लगभग 3 से 4 महीने के टाइम लग जाते थे। तो इस 3 से 4 महीने के बीच में तो भाई लोकसभा है नहीं, तो बजट कैसे पास होगा? तो इस 3 से 4 महीने के 3 से 4 महीने के लिए जो पैसे निकाले जाएंगे वोट एन अकाउंट के थ्रू निकाले जाते थे, ठीक। फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। अब देखो 2000 ये सारी चीज़ें क्या कब होती थी? 2017 से पहले। 2017 में क्या किया गया? जो बजट स्पीच है ना, मतलब बजट प्रेजेंट करना पहले शुरुआत में कब, ये 2017 से पहले फरवरी के लास्ट में शुरू होता था, लेकिन 2017 के बाद 1 फरवरी को ही शुरू हो जाता था, ठीक है, ताकि अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते जो ये अप्रोप्रिएशन एक्ट है वो पास हो जाए, ठीक। और 31 मार्च के बाद हमारे पास वोट ऑन अकाउंट की ज़रूरत ना पड़े, हम सीधे बजट के थ्रू ही पैसे निकाल लें, ठीक है। तो ये बात है। आफ्टर द एडवांसमेंट ऑफ बजट साइकिल फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फरवरी टू द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। देखो लास्ट डे पहले होता था बजट पेश करने की शुरुआत, अब फर्स्ट डे हो गया फरवरी का। तो जो वही लेट हो जाता था ना जिसके लिए वोट एंड अकाउंट की ज़रूरत पड़ जाती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कभी जब केवल इलेक्शन ईयर में ही पड़ती है, ठीक। इन द ईयर इन विच जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड इंतरिम बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, ठीक है। जब जनरल इलेक्शन का टाइम होता है ना तब इंतरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है। इंतरिम बजट क्यों? अब देखो जनरल बजट में क्या होता है कि सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट करना चाहती है कर लेती है, उसमें जो कुछ भी लोक लुभावनी स्कीम वगैरह चाहे तो वो सब दे सकती है जनरल बजट में। लेकिन इंतरिम बजट में क्या होगा ना कि भाई इलेक्शन ईयर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट बजट में खूब लोक लुभावनी चीज़ें खूब लिख दे कि सारे वोट उसको मिल जाएं। तो इसी वजह से इन लोक लुभावनी चीज़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इंतरिम बजट का कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन ईयर, ठीक। अब देखो उसके बाद लास्ट में क्या होता है? फाइनेंस बिल पास होता है। फाइनेंस बिल, ठीक है,
फाइनेंस बिल का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे द फाइनेंस बिल मीन्स द बिल ऑर्डिनरी इंट्रोड्यूस इन ईच ईयर टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट फाइनेंस। जो फाइनेंशियल वो जो फाइनेंशियल प्रपोजल होता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि भाई ऐसे हमें पैसे मिलेंगे, ये टैक्स लगाएंगे, वो टैक्स लगाएंगे, इसके थ्रू इतने पैसे आएंगे, उसके थ्रू इतने पैसे आएंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंस बिल के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो एंड द a bill to give effect to supplementary financial provision for any period, ठीक है, इट्स सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशन एप्लीकेबल टू द मनी बिल, ठीक है। जो फाइनेंस बिल होता है ना कहीं जो मनी बिल के लिए जो सारे प्रोविजन होते हैं वही होते हैं। अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल, द अमेंडमेंट सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस द टैक्स कैन बी मूव्ड इन द केस ऑफ फाइनेंस बिल, ठीक है। अब देखो अप्रोप्रिएशन बिल में जो टैक्सेस वगैरह थी उसको रिड्यूस करने की बात नहीं होती थी, ठीक है। जैसे मतलब टैक्सेस तो होंगे नहीं अप्रोप्रिएशन बिल में, जो अप्रोप्रिएशन बिल था ना उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस नहीं किए जा सकते थे, ठीक है। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स के थ्रू अप्रूव हो गया वही रहेगा, अप्रोप्रिएशन बिल में चेंजेस नहीं किए जा सकते। लेकिन फाइनेंस बिल में क्या है ना कि फाइनेंस बिल में टैक्सेस को कम कर सकते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंस बिल में हो सकती हैं। अमेंडमेंट ये सारी चीज़ों के लिए अलाउ है फाइनेंस बिल में। ड्यूरिंग दिस स्टेज ए मेंबर कैन डिस्कस मैटर रिलेटिंग टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल ग्रीवेंसेस विद इन द स्फीयर ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मॉनिटरी और फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 द फाइनेंस बिल मस्ट बी इनेक्टेड विद इन 75 डेज। 75 डे के अंदर फाइनेंस बिल जो है उसको इनेक्ट होना पड़ेगा। किसके थ्रू, ये किस में बात कही गई है, तो प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्ट 1931 में, ठीक है। अब ठीक, फाइनेंस एक्ट लीगलाइज द इनकम साइड ऑफ बजट एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। अब देखो अप्रोप्रिएशन कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर साइड को डिसाइड करता दिखाता था कि ये मनी जो है इस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए इतनी मनी अलॉट हुई है, तो खर्चे को दिखाता था। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट है ना ये टैक्सेस वगैरह को कि इनकम क्या होगा गवर्नमेंट को उस चीज़ को शो करता है, ठीक। अब कुछ अदर ग्रांट्स भी हैं इन एडिशन टू द बजट दैट कंटेन्स द ऑर्डिनरी एस्टीमेट ऑफ इनकम। देखो बजट क्या होता है, तो ये ऑर्डिनरी कहीं ना कहीं एस्टिमेट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है, ठीक है। बट कुछ अदर ग्रांट्स भी, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू मेड किए जाते हैं, दिए जाते हैं किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि हो गए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ठीक है। इट इज़ ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट अथोराइज बाय द पार्लियामेंट, इसको अथोराइज करती है किसके थ्रू, अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू, किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए किसी करंट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बेसिकली पार्लियामेंट अथोराइज करती है अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, ठीक। मान लो कि कोई सर्विसेज है, मान लो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो गया, ठीक है। आयुष्मान भारत के लिए एक डेफिनेट अमाउंट जो है मेंशन था बजट में, ठीक। लेकिन अब मान लो कि वो पैसे कम पड़ गए उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक। तो अब क्या होगा कि जो पार्लियामेंट है ना वो सप्लीमेंट्री ग्रांट देगी कि भैया पैसे कम पड़ गए इसलिए उस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू हम सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है उसको देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशनल ग्रांट, ठीक है। मान लो कोई सर्विसेज नई सर्विसेज लानी है किसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। वो बजट के अंदर मेंशन नहीं थी वो सर्विसेज, ठीक। लेकिन चूंकि ज़रूरत के हिसाब से उस नई सर्विसेज को क्रिएट करना है तो उसको भी भाई पैसे चाहिए उस सर्विसेज के लिए, तो उस सर्विसेज को जो पैसे अलॉट होंगे ना वो किसके थ्रू अलॉट होंगे, तो वो एडिशनल ग्रांट्स के थ्रू अलॉट होंगे। अब एक्सेस ग्रांट की बात करें, ठीक। देखो मान लो कि कोई सर्विसेज थी, मान लो आयुष्मान भारत ही हो गई, ठीक है। उसके लिए 1 लाख रुपए ग्रांट किए थे, मान लो लेट सपोज, ठीक है। लेकिन 1 लाख रुपए ग्रांट किए गए लेकिन पैसे उससे ज़्यादा खर्च हो गए, ठीक। तो उस जो पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो गए ना उसको देने के लिए एक्सेस ग्रांट का कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट एक्सेस ग्रांट देगी। और ये लोकसभा कब वोट होगा, तो जब वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा उसके बाद ही इस पर वोट होगा। बिफोर द डिमांड्स फॉर एक्सेस ग्रांट आर सबमिटेड टू द लोकसभा फॉर वोटिंग दे मस्ट अप्रूव बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वोट होने से पहले ना जो ये एक्सेस ग्रांट है ना इस पर लोकसभा में वोट होने से पहले कहीं ना कहीं पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगी कि हाँ भैया इस पर वोट होगा, ठीक। अब देखो वोट ऑफ क्रेडिट्स की बात करें, ठीक। वोट ऑफ क्रेडिट्स क्या है, इट इज़ ग्रांटेड फॉर मीटिंग एंड अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स अपॉन द रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक।
कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स हो गई, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए वोट ऑन क्रेडिट दिया जाता है। व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ a magnitude are in definite character of the services, when on account of the magnitude are the, देखो, it is granted for meeting an unexpected demands upon the resource of India when on account of the magnitude are indefinite character of services, the demands cannot be stated with the details ordinarily given the budget, hence it is like a blank check given to the executive by the Lok Sabha, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोकसभा एक, मान लो कि ऐसे कि लोकसभा अलाउ करती है कि भैया आप ये लो, इतने पैसे खर्च करो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डिमांड पड़ गई है, इसी वजह से जो रिसोर्स है इंडिया का उस पर बर्डन पड़ा है, इसी वजह से आपको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक चेक देता है। ऐसा मान लो कि जैसे आदमी होता है ना कि हाँ भैया आपको इतने पैसे चाहिए, लीजिए चेक ले लीजिए, ठीक है, ठीक, ज़रूरत के हिसाब से अपना लिख लीजिए। तो वैसे ही वोट ऑन क्रेडिट्स है। उसके बाद एक्सेप्शनल ग्रांट आता है, ठीक, तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका पार्ट नहीं है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए एक्सेप्शनल ग्रांट अलॉट किया जाता है जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका पार्ट नहीं होता है, ठीक। अब आता है टोकन ग्रांट्स। इट इज ग्रांटेड व्हेन फंड टू मीट the proposed expenditure on a new services can be made available by reappropriation, ठीक है। It is granted when fund to meets the proposed expenditure, ठीक है, किसी proposed expenditure को मीट करने के लिए किसी नई सर्विसेज पे उसको टोकन ग्रांट्स के थ्रू पैसे ग्रांट किए जाते हैं। ए डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ अ टोकन सब इज सबमिटेड टू द वोट ऑफ लोकसभा एंड इफ एसेंशियल फंड आर मेड अवेलेबल रीअप्रोप्रिएशन टोकन ग्रांट्स अननेसेसरी, कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। फंड की अब बात कर लेते हैं कुछ। तो फंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266, आर्टिकल 266, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी रिसिप्ट, ठीक है, जो भी पैसे आते हैं और जो भी पेमेंट किए जाते हैं यहाँ से, ठीक, वो किसका पार्ट बनाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी पैसे रेवेन्यू जो रिसीव किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होते हैं। जितने भी लोन रेज किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके थ्रू, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, लोन्स आरवेस एंड मीन्स ऑफ एडवांस हो गया, इसके थ्रू जो लोन्स रेज किए जाते हैं वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही आते हैं। ऑल मनी रिसीव बाय द गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल मनी रिसीव बाय द गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम, मान लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर किसी को लोन दिया गया था, ठीक है, अब वो लोन का पेमेंट करेगा, ठीक, तो वो सारे जो मनी आएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही आएंगे। ऑल द लीगली अथोराइज पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड, जो कोई भी पेमेंट माना जाए, जो किया जाएगा ना, लीगली अथोराइज जो होगा थ्रू पार्लियामेंट, तो वो इसी फंड से किए जाएंगे। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड इशूड आर डाउन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है, बिना किसी पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से जो मनी है नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, मतलब इसके लिए पार्लियामेंट्री एक्ट की ज़रूरत होगी। हमने अप्रोप्रिएशन एक्ट पढ़ लिया है, उसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ऑल अदर पब्लिक में मनी, देखो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हमने देखा जो उसके अंदर नहीं आएंगे वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा कि जो प्रोविडेंट फंड हो गया, डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड की डिपॉजिट जो होगी इसी के अंदर आएगी, जुडिशियल डिपॉजिट इसी के अंदर आएगी, सेविंग बैंक डिपॉजिट इसके अंदर आएगी, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट इसके अंदर आएगी, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा, ये सब इसी चीज़ अंदर आएंगे। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ना उसी के एक्शन से अकाउंट जो है ऑपरेट होता है। इसमें पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है, इसमें पार्लियामेंट के अप्रोप्रिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसके अंदर जो पैसे आते हैं ना कहीं बैंकिंग ट्रांजेक्शन वाले जो मामले आते हैं वो पब्लिक अकाउंट के अंदर ही आते हैं, ठीक। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें, आर्टिकल 267 में मेंशन है। पहली बात इसका क्या है कि किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को मीट करने के लिए, कोई डिजास्टर एक्सेट्रा हो गया तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जाते हैं, ठीक है।
टाइम टू टाइम इसके अंदर जो पैसे हैं वो डाले भी जाया करते हैं। अकॉर्डिंग द पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 1950 में एक्ट किया गया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की इच्छा से इसमें से पैसे एक्सेट्रा निकाले जाते हैं। ठीक है, अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर, मान लो कोई डिजास्टर एक्सेट्रा हो गया, ऐसी सिचुएशन में ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी है ना, वो बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट इस पैसे को रखता है। ठीक, लाइक द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इट इज आल्सो ऑपरेट बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ये भी ऑपरेट होता है। ठीक, अब मल्टीफंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि भाई एक वीडियो और इस पर बनाने की ज़रूरत होगी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब 10 पेजेस मुश्किल से बचे हैं जो कि एक वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।